बहुत समय पहले किसी गांव में मनीष नाम का एक आदमी रहता था। मनीष बड़ा पाव की एक बड़ी दुकान चलाया करता था। उस इलाके के सभी लोग मनीष के पास वड़ा पाव खाने आते थे, क्योंकि उसका वड़ा पाव का स्वाद बहुत ही अच्छा था। उसी गांव में परेश नाम का एक लालची आदमी रहता था। मनीष की तरक्की देख परेश को बहुत जलन होती थी। अरे ये मनीष का बच्चा तो रोज हजारों रुपए कमाता है। अगर किसी भी तरह मनीष की दुकान हड़प कर मैं वड़ा पाव बेचना चालू कर दूं, तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन सकता हूँ। उसके बाद परेश अपने एक वकील दोस्त के पास जाकर उससे नकली कागजात तैयार करवा लेता है। फिर अगले दिन परेश कुछ आदमियों को लेकर मनीष की दुकान पर पहुंचता है और उसे वो नकली कागजात दिखाते हुए कहता है, ये देखो मनीष, मेरे दादाजी ने तुम्हारे पिताजी को ये दुकान 10 साल के लिए किराए पर दी थी। चलो अब इस दुकान को खाली करने का समय आ चुका है। बोरिया बिस्तर बांध लो अपना। ये सब सुनकर मनीष के होश उड़ जाते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पिताजी ने ये दुकान किसी दूसरे आदमी से खरीदी थी। इसमें तुम्हारे दादाजी का क्या लेना देना है? देखो, तुम मुझसे बदतमीजी से बात मत करो। मेरे पास सबूत है। ये रहे इस दुकान के एग्रीमेंट के कागजात, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि मेरे दादाजी ने तुम्हारे पिताजी को ये दुकान 10 साल के लिए किराए पर दी थी। परेश के साथ आए हुए सभी लोग परेश की तरफदारी करने लगते हैं। हाँ भाई, ये सच है। एग्रीमेंट के समय मैं भी वहाँ मौजूद था। तुम्हें ये दुकान परेश के हवाले करनी पड़ेगी। इस तरह सब कुछ अपने खिलाफ होता देख मनीष मजबूर हो जाता है और वो दुकान परेश के हवाले करके वहाँ से चला जाता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो परेश एक नंबर का चालबाज आदमी है। उसने नकली कागज बनाकर आपकी दुकान हड़प ली, लेकिन आप फिक्र मत करिए, हम सड़क पर ठेला लगाकर बड़ा पाव बेच सकते हैं। लोगों को हमारे बड़े पाव का स्वाद पसंद है। लोग हमारे पास बड़ा पाव खाने जरूर आएंगे। अपनी पत्नी की बातें सुनकर मनीष को बहुत हिम्मत मिलती है और अगले दिन से दोनों पति पत्नी सड़क के किनारे बड़ा पाव बेचना शुरू कर देते हैं। मनीष बहुत ही स्वादिष्ट बड़ा पाव बनाता था। इस वजह से थोड़े ही दिनों में उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ परेश बहुत सारा कर्ज लेकर मनीष से हड़पी हुई दुकान में बहुत सारे पैसे खर्च करके उसे शानदार रूप दे देता है। उसके बाद परेश बड़ा पाव बनाने के लिए शहर से कारीगरों को बुला लेता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी परेश की दुकान के बड़ा पाव लोगों को पसंद ही नहीं आते। अरे ये कैसा घटिया बड़ा पाव बनाया है तुमने? इसमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। इतना कहकर वो आदमी बड़ा पाव को परेश के मुंह पर फेंककर वहाँ से चला जाता है। इस तरह जो भी ग्राहक परेश के यहाँ बड़ा पाव खाने आता था, वो उसी तरह उसके खराब बड़ा पाव की बुराई करके वहाँ से चला जाता था। इस बात से परेश को बहुत गुस्सा आता था और वो अपने कारीगरों को डांटने लगता था। अरे तुम लोग बिल्कुल नालायक हो, किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे बनाए हुए बड़ा पाव में जरा भी स्वाद नहीं है, इसीलिए लोग हमारे बड़ा पाव खाकर हमें गालियाँ दे रहे हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर आज के बाद तुमने अच्छे बड़ा पाव नहीं बनाए तो तुम सबकी खैर नहीं। इस तरह सभी कारीगर नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ परेश ने बहुत सारा कर्ज लिया था, इसलिए उसे वो दुकान और अपना घर बेचकर कर्ज चुकाना पड़ता है। इस तरह परेश पूरी तरह सड़क पर आ जाता है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उसे सबक नहीं मिलता। अरे मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया, लेकिन वो मनीष सड़क पर वड़ा पाव बेचकर खूब पैसे कमा रहा है। जब तक मैं उसे बर्बाद न कर दूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इस तरह एक दिन परेश मनीष के ठेले पर पहुंच जाता है। परेश को देख मनीष की पत्नी गुस्सा हो जाती है। अरे ये कमीना यहाँ क्यों आया है? तभी परेश कहता है, मैं यहाँ वड़ा पाव खरीदने आया हूँ। चलो मुझे जल्दी से 1 प्लेट वड़ा पाव दो। मनीष परेश को वड़ा पाव दे देता है। तभी परेश चुपके से वड़ा पाव के अंदर एक कॉकरोच डाल देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे, मनीष और उसकी पत्नी तो बहुत ही लालची और धोखेबाज हैं। अरे ये देखो भाइयों, वड़ा पाव के अंदर कॉकरोच है। ये लोग घटिया सामान इस्तेमाल करके वड़ा पाव बनाते हैं। अगर हम इनका वड़ा पाव खाएंगे तो हम सब बीमार हो जाएंगे और एक दिन हमारी मौत हो जाएगी। वड़ा पाव के अंदर कॉकरोच को देख सभी लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं।
अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस वड़ा पाव के अंदर तो इतना बड़ा कॉकरोच है, अगर तुम इसे खा लेते तो भाई बुरी तरह से बीमार पड़ जाते। यह मनीष तो सच में एक बहुत ही बड़ा धोखेबाज निकला। चलो इसकी पिटाई करके इसके ठेले पर आग लगा देते हैं, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। चलो भाइयों। अरे नहीं नहीं भाइयों, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वड़ा पाव बनाकर बेचता हूँ। जरूर इसने कोई चाल चली होगी। तभी वहाँ से गुजर रहे एक पुलिस वाले की नजर उन लोगों पर पड़ती है। पुलिस वाला फौरन वहाँ पहुँच जाता है। अरे क्या बात है, तुम सब लोग इस तरह क्यों शोर मचा रहे हो हैं? परेश पुलिस वाले को वड़ा पाव के अंदर मिला कॉकरोच दिखाने लगता है, लेकिन पुलिस वाला मनीष को अच्छी तरह जानता था। अरे मुझे पता है, मनीष इस तरह का गलत काम कभी नहीं कर सकता। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस सड़क के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मैं अभी उसमें देखकर सारी सच्चाई का पता लगा लेता हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनकर परेश घबरा जाता है। तभी पुलिस वाला अपना मोबाइल निकालकर उसे सीसीटीवी कैमरे से कनेक्ट करके वीडियो देखने लगता है। वीडियो में परेश वड़ा पाव के अंदर कॉकरोच डालते हुए दिखाई देने लगता है। ये देख पुलिस वाला परेश को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करता है और साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग भी परेश की खूब पिटाई करते हैं। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे इतना मत मारो। अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन पुलिस वाला उसे नहीं छोड़ता और उसे ले जाकर जेल में बंद कर देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन के बाद से मनीष की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती। संजना की शादी हाल ही में विशाल नाम के लड़के से हुई थी। संजना स्वभाव से लालची और जिद्दी थी। संजना हर वक्त सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा करती थी। दूसरी तरफ संजना के ससुराल वाले नेक और शरीफ लोग थे, लेकिन संजना उनकी कभी कोई बात नहीं सुनती थी और हमेशा अपने मन की करती थी। इसी तरह एक दिन संजना नदी के किनारे मछली पकड़ रही थी। तभी उसे वहाँ एक चुड़ैल रोती हुई दिखाई देती है। चुड़ैल को रोते हुए देख संजना को बहुत अजीब लगता है। संजना चुड़ैल के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगती है। अरे क्या हुआ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रो रही हो? क्या बताऊं, मेरी कोई सहेली नहीं है। सभी चुड़ैलें मुझसे नफरत करती हैं, इसीलिए मैं दुखी होकर रो रही हूँ। देखो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी सहेली बनने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में तुम मेरी सहेली बनोगी? हाँ, आज से मैं तुम्हारी सहेली हूँ। संजना की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और उसे अपने घर ले जाती है। चुड़ैल का घर बहुत ही शानदार था। उसकी खूबसूरती देख ही नहीं बनती थी। फिर चुड़ैल संजना को अपने जादुई मटके से तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ निकाल कर खिलाती है। बातों ही बातों में शाम हो जाती है। लगता है अंधेरा होने वाला है, मुझे चलना चाहिए। ठहर जाओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। उसके बाद चुड़ैल संजना को ढेर सारे सुंदर साड़ियाँ और कीमती गहने दे देती है। इस बात से संजना बहुत खुश होती है। फिर घर जाकर संजना अपने ससुराल वालों को साड़ियाँ और गहने दिखाते हुए चुड़ैल की तारीफ करते हुए उसके गुणगान गाने लगती है। अरे बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तूने एक चुड़ैल से दोस्ती कर ली? देख, हम इंसान हैं, चुड़ैल से दूर रहने में ही हमारी भलाई है। मेरी बात मान, तू आज के बाद उस चुड़ैल से कभी मत मिलना। रहने दो मम्मी जी, मुझे आपकी बेकार की सलाह की जरूरत नहीं है। इतनी अमीर चुड़ैल मेरी सहेली बनी है, इसीलिए मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। देख लेना, कुछ ही दिनों में वो चुड़ैल मुझे इस गांव में सबसे अमीर बना देगी। और नहीं नहीं संजना, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। चुड़ैलों का कोई भरोसा नहीं। बेकार के लालच में मत पड़ो और माँ की बात मानकर उस चुड़ैल से दोस्ती तोड़ दो। तुम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं उस चुड़ैल का साथ नहीं छोड़ने वाली।
इस तरह लालच में अंधी संजना अपने पति और सास को भला बुरा कहने लगती है। फिर अगले दिन से संजना रोज चुड़ैल से मिलने जंगल में जाने लगती है। चुड़ैल संजना को अपनी जादुई कालीन पर बैठाकर उसे जंगल और उसके आसपास के इलाकों की सैर करवाया करती थी। फिर एक दिन चुड़ैल के भाई की नजर संजना पर पड़ती है। संजना को देखते ही वो खुश हो जाता है। ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। मेरे मामा को शैतानी पूजा करने के लिए ऐसी ही किसी खूबसूरत लड़की की जरूरत है। इसे मारकर मेरे मामा शैतान को खुश कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने मामा से उनके पास रखी जादुई थाली मांग लूंगा। जादुई थाली से मैं रोज ढेर सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट करके खा सकता हूँ। फिर अगले दिन जब संजना चुड़ैल से मिलने उसके घर जा रही थी, तभी रास्ते में चुड़ैल का भाई उसे पकड़कर अपने मामा के घर की ओर चल देता है। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, कौन हो तुम? अरे मुझे इस तरह पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो? खामोशी से मेरे साथ चल, वरना मैं तेरी गर्दन उखाड़कर तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। संजना मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल अपनी भाई की हरकत पर बहुत नाराज होती है और एक जादुई छड़ी प्रकट करके अपने भाई की पिटाई करने लगती है। मेरी सहेली को परेशान करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी इस तरह की हरकत नहीं करूँगा। चल भाग यहाँ से, और अगर दोबारा तूने कभी मेरी सहेली को परेशान किया तो मैं तेरे दोनों हाथ काटकर नदी में फेंक दूंगी। उसके बाद चुड़ैल का भाई डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर चुड़ैल संजना से अपने भाई की गलती के लिए माफी मांगने लगती है। संजना चुड़ैल का स्वभाव अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए वो उसे माफ कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद से संजना के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो दोनों सहेलियां हमेशा की तरह खुशी से रहने लगते हैं। बहुत समय पहले परिदेश में संजना नाम की एक गरीब परी रहती थी। संजना परी को खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन घर की आर्थिक हालत खराब होने की वजह से उसे कभी अपने पसंद का खाना नहीं मिलता था। ये क्या माँ, आज भी तुमने हमेशा की तरह वही रूखा सूखा खाना बनाया है? मैं रोज रोज ऐसा बेस्वाद खाना खाकर तंग आ गई हूँ। बेटी, तुझे तो हमारे घर की हालत पता है ना कि हम लोग कितने गरीब हैं, फिर भी तू घर की मजबूरी नहीं समझती और हमेशा मुझे ताना मारती है। मैं भी तुझे अच्छा खाना खिलाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, इस गरीबी ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। मैं चाह कर भी तेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाती। काश तेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। इतना कहकर संजना परी की माँ रोने लगती है। अपनी माँ को रोते देख संजना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया। आज के बाद मैं कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। फिर एक दिन संजना परी अपनी सहेली कविता के साथ कॉलेज से घर लौट रही थी। तभी उसे अपने क्लास में पढ़ने वाली निहारिका नाम की परी का घर दिखाई देता है। निहारिका परी के घर पर बहुत बड़ा मंडप लगा हुआ था, साथ ही वहाँ बहुत सारे मेहमानों की चहल पहल चल रही थी। अरे वाह, लगता है आज निहारिका के घर पर कोई पार्टी चालू है। खाने की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। निहारिका तो हमारी क्लास में पढ़ती है, हम दोनों मजे से उसकी पार्टी में जाकर खाना खा सकते हैं। फिर वो दोनों चुपके से पार्टी में दाखिल हो जाते हैं और खाना लेकर चुपके से कोने में बैठकर खाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक निहारिका परी उन दोनों को देख लेती है। तुम दोनों भिखारी परियों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चुपचाप खाने की प्लेट बगल में रख दो।
इस तरह हम अमीरों की पार्टी में आकर खाना चुरा कर खाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमें माफ कर दो निहारिका, हमने अपनी जिंदगी में कभी स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था, इसलिए हम दोनों अपने आप को नहीं रोक पाई। तुम दोनों ने मेरी पार्टी का मजा खराब कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद निहारिका अपनी सहेलियों के साथ मिलकर संजना और कविता की पिटाई करके दोनों को वहां से भगा देती है। उसके बाद बेचारी दोनों सहेलियां रोती हुई अपने घर चली जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक निहारिका परी की कॉलोनी के पास वाली नदी में बाढ़ आ जाती है। तेज पानी के बहाव की वजह से निहारिका परी का पूरा घर टूटकर बह जाता है, साथ ही उसके घर का सारा सामान भी पानी में साथ ही बह जाता है। पल भर में ही निहारिका और उसका परिवार बेघर हो जाते हैं। उस दिन से निहारिका परी अपने परिवार के साथ भूखी प्यासी सड़कों पर भटकने लगती है। दूसरी तरफ उसकी गरीब होते ही उसकी अमीर सहेलियां उससे रिश्ता तोड़ देती हैं। फिर एक दिन संजना परी की नजर निहारिका परी पर पड़ती है। निहारिका परी की बुरी हालत देख संजना को बहुत दुख होता है। संजना परी के पूछने पर निहारिका उसे अपने बुरे हालतों के बारे में बताकर रोने लगती है। उसके बाद संजना परी निहारिका परी और उसके परिवार वालों को अपने घर ले जाती है। देखो निहारिका, मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए तुम्हें सही खाना नहीं खिला सकती। मेरे घर पर सिर्फ रोटी और प्याज है, अगर तुम चाहो तो ये खा सकती हो। निहारिका परी और उसके परिवार वाले बहुत भूखे थे। वो लोग फौरन रोटी और प्याज उठाकर खाना शुरू कर देते हैं। सच में संजना, तुम्हारी दी हुई रोटी और प्याज बहुत स्वादिष्ट हैं। किसी ने सच ही कहा था कि बुरे वक्त में जो खाना हमारी भूख शांत करे वही दुनिया का सबसे अच्छा भोजन कहलाता है। उसके बाद संजना परी निहारिका और उसके परिवार वालों को पेट भर रोटियां खिलाकर उनकी भूख शांत करती है। मेरे बुरे वक्त में मेरी सभी अमीर सहेलियों ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी, मुझसे मुंह फेर लिया, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो संजना। उस दिन की गलती के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। संजना की उदारता देख निहारिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से दोनों पक्की सहेलियां बन जाती हैं और खुशी से रहने लगती हैं।